प्यार की हद 14। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि अभी मानवी की बात सुनकर हैरान रह जाता है कि क्या ये वही फलक है। अब आगे, जिसका मानना था कि बिजनेस पर्पस से हुई शादी कभी कामयाब नहीं होती, शादी में प्यार होना सबसे ज़रूरी होता है। अभी और प्यार, क्या तुम रुद्र से प्यार करती हो? मानवी इस सवाल के लिए शायद तैयार नहीं थी। वह अपने दिल को काबू में करते हुए कहती है, रुद्र मुझसे बहुत प्यार करता है, रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए इतना काफ़ी है। अभी दर्द भरी आंखों से कहता है, तुम मेरी फलक नहीं हो सकती। उसे बिजनेस से ज़्यादा रिश्तों की फिक्र थी। मैंने जो गलती की थी, आज तुम वही गलती कर रही हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या गलत फहमी हुई है, लेकिन बस ये पता है कि तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। फलक, मानवी पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह एक व्यंग भरी मुस्कान से कहती है, शायद गलतफहमी तो अब जाकर दूर हुई है मेरी। तब तो शायद ये गलतफहमी थी दिल में कि कोई है जो मुझसे बेहिसाब प्यार करने लगा है, मेरे लिए खुद को बदल रहा है। लेकिन शायद अब जाकर उस गलतफहमी से बाहर आई हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ किसी न किसी मतलब को पूरा करने के लिए ही होता है, और मेरे साथ भी वही हुआ है। अभी को पता था कि मानवी कुछ भी नहीं सुनने वाली। वह आखिरी बार कहता है, क्या तुम सचमुच यही करना चाहती हो? आपको कोई शक है क्या? अगर हाँ, तो आप खुद आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मानवी सिंह चौहान अब वो पहले वाली फलक नहीं रही। आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मुझे फलक समझने वाली। अभी अपने दर्द को दिल में दबाए हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मानवी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतनी देर से जो दर्द वह अपने अंदर छुपाए बैठी थी, अभी की हालत देखकर अब वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। उसके दर्द का सैलाब अब फूट पड़ा था। रोते हुए वह ऑफिस से बाहर जाते हुए अभी को देखकर कहती है, आप मुझे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। चौहान मेंशन आज एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सभी बड़े बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। स्टेज पर सभी लोग मानवी सिंह चौहान का वेट कर रहे थे। महेंद्र जी के चेहरे पर भी परेशानी साफ झलक रही थी। वहीं रुद्र स्टेज पे खड़ा बाकी सबकी तरह ही इंगेजमेंट के लिए मानवी का वेट कर रहा था। महेंद्र जी मानवी के कमरे में जाते हैं। अपने बाबा को देखकर मानवी उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना बाबा? मैं जो भी कर रही हूँ वो सब सही कर रही हूँ ना? महेंद्र जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मुझे मेरी मनु पर पूरा भरोसा है। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। उसका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, अब नीचे चलो, हॉल में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मानवी एक सवालिया नज़रों से देखती है तो महेंद्र जी उसके सवाल को समझते हुए कहते हैं, अभी तक वो दोनों नहीं आए हैं। मानवी परेशान सी निराश से अपने बाबा के साथ चल देती है। राठी आज बहुत खुश था और श्रव्या के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वह खुश होती हुई अपने भाई से कहती है, फाइनली हमारा प्लान काम कर गया भाई। अब अभी और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। अभी सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कहते हुए वह सोफे पर पसर जाती है। राठी खुश होते हुए कहता है, इतने सालों से जिस चीज़ का इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। राठी, तो क्या तुम हमारे प्लान का रिजल्ट नहीं देखना चाहती? श्रव्या, क्या मतलब आपका? राठी, मेरा मतलब है कि मिस मानवी चौहान के एंगेजमेंट का नज़ारा अपनी आंखों से नहीं देखना चाहोगी? अभी के सामने उसकी फलक की एंगेजमेंट हो रही और उस नज़ारे को हम लोग मिस कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रव्या जल्दी से सोफे से उठते हुए कहती है, आई विल कम इन 10 मिनट्स, फिर हम दोनों साथ ही चलेंगे। राठी कुछ देर सोचते हुए कहता है, तुम ड्राइवर के साथ आ जाना, मुझे काम है, सो मैं अभी निकल रहा हूँ। कहते हुए वह निकल जाता है। राठी आज फिर से मेंटल असाइलम पागल खाने के सामने खड़ा था। अंदर जाकर आज फिर से उसे वही डॉक्टर मिलता है। सर, अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, दिन प्रतिदिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। राठी उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है जहाँ से उसे किसी के जोर जोर से रोने और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। डॉक्टर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सर आप? राठी उसकी तरफ देखता है तो डॉक्टर फिर से कहता है, मेरा मतलब आप कभी भी उनसे मिले नहीं, बस यहाँ तक आकर
मुझसे उनकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं और आज आप इतने सालों बाद उनसे मिल रहे हैं। आपको पता है ना कि उनकी कंडीशन अभी। राठी बीच में ही बोलते हुए कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और ये भी पता है कि कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। मैं उनसे आखिरी बार तब मिला था जब मैंने बिजनेस में कदम रखा था, लेकिन उनकी हालत देखकर कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे कहते हुए वह आगे बढ़ जाता है। राठी रूम में एंटर करता है। सामने एक औरत बेड पर बैठी हाथ में पानी के गिलास को लेकर उसे घूर रही थी। अगले ही पल वह उसे जमीन पर पटक कर जोर जोर से ताली बजाने लगती है और पागलों जैसी हंसने लगती है। ये अब सही हुआ ना, अब ये गिलास का पानी मुझे परेशान नहीं करेगा। राठी को उसकी हालत देखकर रोना आ जाता है, लेकिन फिर भी अपने आंसू को रोक लेता है और उस औरत की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही उस औरत की तरफ नजर औरत की नज़र राठी पर पड़ती है, वह राठी के गले लग जाती है। तू तू मुझे लेने आ गया समर, देख ना, मैं कितने दिनों से इन लोगों से कह रही हूँ कि तेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पास में ही खड़ी एक नर्स की तरफ इशारा करके कहती है, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं हैं। तेरे पापा ने तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाया होगा। देख ना बेटा, ये लोग मुझे जाने ही नहीं देते। अब तू आ गया है ना, तो अब मैं तेरे साथ अपने घर चलूंगी। तेरे पापा कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए वो राठी की तरफ देखती है, जो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। बोल बोल ना, तू ले जाएगा ना मुझे घर, बोल। अब उसे गुस्सा आने लगा था। वह सारे सामान को फेंकते हुए कहती है, तू भी मुझे नहीं ले जाएगा तेरे पापा की तरह। तुझे भी मैं पागल लगती हूँ। इन सभी लोगों की तरह मेरा बेटा भी मुझे पागल समझता है। वह गुस्से से पास में रखी कैंची उठा लेती है और आपे से बाहर हो जाती है। देख देख, मैं पागल नहीं हूँ। ये ये कहते हुए वो जैसे ही उसे अपने हाथ में घुसाने लगती है, राठी उससे वह छीन कर दूर फेंक देता है और नर्स को बाहर जाने का इशारा कर देता है। राठी उस औरत को शांत करवाने की कोशिश करवाते हुए कहता है, माँ मुझे पता है आप पागल नहीं हैं। किसने कहा आप पागल हैं? मैं ले जाऊंगा आपको घर। कहते हुए वह उसे बेड पर बिठा देता है। औरत खुशी से नाचने लगती है, फिर शांत होकर राठी से कहती है, देख देख, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो तेरे पापा मुझे अपनाएंगे ना। देख समर, मैं अब पागल भी नहीं हूँ। अब हम सब साथ रहेंगे, तू, मैं, शरू। शरू कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? अब राठी अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा रख पाया। कोई माँ भले ही सब कुछ भूल जाए, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकती। और आज राठी की माँ के साथ भी यही हुआ था। भले ही उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को देखते ही उसके अंदर पहले वाली माँ जाग गई थी। अभी भी उसे अपने बच्चे याद थे। राठी उसकी हालत देखकर कहता है, आज आपके सारे आंसुओं का बदला किसी और के आंसुओं से लूंगा मैं। अपनों को पास होते हुए भी खुद से दूर देखकर जो दर्द होता है, आज वही दर्द उसे होगा। तब आपको और मुझे सुकून मिलेगा। राठी मुश्किल से अपनी माँ को खुद से दूर करते हुए कहता है, अब आप आराम करिए। मैं फिर आपसे मिलने आऊँगा। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तब मैं आपको घर लेकर जाऊँगा। नहीं, मुझे अभी घर जाना है। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सच्ची में कोई पागलपन वाली हरकत नहीं करूँगी। अपने बिखरे बालों को ठीक करते हुए वह राठी से कहती है। राठी ना चाहते हुए भी उसे वहीं छोड़कर गेट की तरफ आने लगता है। तभी उसके कानों में फिर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी माँ फिर से बेड पर बाल बिखेर कर बैठी हंस रही थी। वह राठी की तरफ देखकर जोर जोर से हंसती हुई कहती है, तुम तुम भी मुझे पागल समझ रहे हो ना? फिर वह हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैं हूँ ही पागल। हा हा। राठी अब अपनी माँ को इस हालत में और नहीं देख सकता था। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आता है। उसके कानों में अभी भी हंसने की आवाज़ आ रही थी और फिर वो आवाज़ रोने में बदल गई, जिसे सुनकर उसका दिल ही घबरा गया। वह सीधे डॉक्टर के पास जाकर कहता है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ठीक हो या ना हो। मुझे उन्हें घर लेकर जाना है। अब उन्हें यहाँ और तड़पते हुए नहीं देख सकता डॉक्टर, लेकिन इस हालत में इन्हें यहाँ से ले जाना ठीक नहीं है। राठी गुस्से से कहता है, माँ है वो मेरी, और एक माँ कभी अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और वैसे भी इतने दिनों तक मैंने इन्हें यहाँ इसलिए छोड़ा था कि उनकी हालत में कोई सुधार होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम लोग कभी उन्हें ठीक कर पाओगे। डॉक्टर,
राठी के गुस्से को देखते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, सर हम लोग कोशिश। राठी को और भी गुस्सा आ जाता है। इतने दिनों से तो कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन अब कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उन्हें जल्द से जल्द घर ले जाना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब अगर उनकी आइडेंटिटी सामने आती है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना टारगेट मैं पहले ही पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर ओके सर, आप कल उन्हें ले जा सकते हैं। राठी राठी जैसे ही एंगेजमेंट पार्टी में एंटर करता है तो सामने नज़ारे को देखकर सोच में पड़ जाता है। सामने अभी बिना कोई रिएक्शन के बैठा स्टेज पर मानवी और रुद्र को एक साथ बैठे हुए देख रहा था। राठी मन ही मन सोचता है, अब अपनी आंखों के सामने देखोगे तब होगा तुम्हें वही दर्द जो मेरी माँ ने देखा है। मानवी की नज़र राठी पर जाती है तो वो किसी को फ़ोन लगा देती है। हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकती। मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। उसकी ये हालत मुझे तोड़ रही है। उसकी आंखों का वो दर्द, उसकी वो खामोशी। दूसरी तरफ से फलक, संभालो खुद को, और उसे संभालने के लिए और भी लोग हैं। चिराग है। सो तुम अपने प्लान पर ध्यान दो। बस यही हमारे लिए और उसके लिए सही है। और वैसे भी हम लोग अपने गोल से एक कदम दूर हैं। रिया इधर उधर ढूंढते हुए चिराग के पास पहुंच जाती है। चिराग को फिर से फोन पर बात करते हुए देखकर कहती है, फिर से लग गए मेरी सौतन के साथ। चिराग हैरानी से उसे देखता है। क्या कहा तुमने रिया? अरे ये फोन मुझे मेरी सौतन लगता है। जब देखो तब तुम इसी से चिपके रहते हो। चिराग, वो ज़रूरी कॉल थी रिया। उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहती है, ज़रा मैं भी तो देखूं कि कितनी इम्पोर्टेंट कॉल थी जो मुझसे ध्यान हटाकर तुम फ़ोन पर लगे हुए हो। कहते हुए वह फ़ोन को देखने लगती है। चिराग एकदम से हड़बड़ा जाता है और रिया से फ़ोन छीन लेता है। रिया पहले ही फ़ोन में नाम पढ़ चुकी थी। वह चिराग को घूरते हुए पूछती है, ये एफसी कौन है? चिराग जल्दी से कुछ सोचकर कहता है, वो मेरा क्लास फ्रेंड है। एफ से फ्रेंड और सी से क्लास, उसी से बात कर रहा था। रिया, लेकिन क्लास फ्रेंड का कुछ नाम भी होगा, और क्लास फ्रेंड के लिए तो सी एफ लिखना चाहिए ना सी एफ सी क्यों? चिराग, तो हम लोग उसे बचपन से ही क्लास फ्रेंड बोलते हैं, सो उसका नाम नहीं लेते। रिया, तुम बड़ा अजीब सा लॉजिक नहीं दे रहे हो? चिराग, अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी अजीब लॉजिक देने की आदत हो गई है। कहते हुए वह रिया के हाथों में हाथ डालकर मुद्दे से भटकाने के लिए दूसरी तरफ ले जाता है। सगाई का मुहूर्त हो गया है। आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए, पंडित जी मानवी और रुद्र से कहते हैं। मानवी और रुद्र खड़े हो जाते हैं। रुद्र मानवी को रिंग पहना देता है, लेकिन मानवी जैसे ही रिंग पहनाने लगती है उसकी नज़र न चाहते हुए अभी पर चली जाती है, जिसकी पकड़ शराब के गिलास पर मजबूत हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे रोक कर बैठा बस फलक को ही देख रहा था। मानवी अपनी नज़रें फेर लेती है, क्योंकि वह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह रुद्र को रिंग पहना देती है। बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है दिल ये मेरा, मुझे हरदम ये पूछता क्यों है, मुझे तुझसे इतनी वफा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, श्रव्या कहती है। अभी गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, वो मेरी हो या ना हो, लेकिन मैं सिर्फ उसका था और उसका ही रहूँगा। फलक मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की है, और उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकती, तुम भी नहीं। साथी तेरा बन जाऊं, क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून, हर दिन तुझको चाहूं, तेरी राह तकूं। ओह प्लीज़ अभी, अब तुम ये मत कहना कि तुम अपनी पूरी लाइफ उसके इंतज़ार में निकालने वाले हो। ये कोई फिल्म नहीं है जो तुम देवदास की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। सो थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दो। अभी जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, और मैं पूरी लाइफ उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। और उसका असर तो मुझ पर इस कदर हुआ है कि ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी मुझे उससे प्यार करने के लिए। तेरे ही बारे में है अब हर जिक्र मेरा, हुआ है कैसा असर यह तेरा। श्रव्या अभी के हाथ पर हाथ रखकर उसे दबाते हुए कहती है, पूरी जिंदगी प्यार के भरोसे नहीं बिताई जाती, कभी कभी दिल को भी सुकून चाहिए होता है। अभी हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम में और मुझ में यही फ़र्क है। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब बस हासिल करना होता है, लेकिन मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ प्यार करना होता है, अपने प्यार
कि खुशी से मतलब होता है। मैं उसे ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांधकर सिर्फ अपनी खुशी हासिल कर सकता हूँ, जिसमें सिर्फ मेरी खुशी होगी। इसे प्यार नहीं कहते। अगर उसे मुझसे प्यार होगा तो वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरे पास आएगी, और फिर तुम तो क्या, कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। और उस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा। है दिल खामखा परेशान बड़ा, इसको कोई समझा दे, जरा इश्क में फना हो जाना है। अभी वहाँ से खड़ा होकर स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। मानवी की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। अभी को अपने पास आता देख वह अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अभी उसके सामने आकर रुद्र और मानवी से कहता है, कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। फिर वह रुद्र से कहता है, यू आर लकी जो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। लेकिन कभी भी तुम अपने प्यार पर शक मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम उसे मना ही ना पाओ, क्योंकि प्यार में कभी दूसरा मौका नहीं मिलता। कहते हुए अभी लाल और दर्द भरी आंखों से मानवी की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चाहकर भी वह खुद को संभाले हुए थी। अभी की लाल आंखों से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अभी मानवी से कहता है, बस यही दुआ करूँगा कि रुद्र तुम्हें वो प्यार दे पाए जो शायद मैं नहीं दे पाया। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसे मैं चाहकर भी नहीं सुधार सकता। लेकिन आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, बस यही कोशिश करूँगा। कहते हुए अभी की आंखों से एक आंसू टपक जाता है, लेकिन वह चश्मा लगाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। राठी शायद इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, जब वह अभी को टूटता हुआ देखता। वह अभी अभी के पीछे चला जाता है। मानवी दूर खड़े चिराग की तरफ इशारा करती है और वो भी अभी के पीछे चला जाता है। बाहर आकर अभी जोर जोर से चिल्लाता है। फलक अपने अंदर के जिस दर्द से अभी तक जूझ रहा था, वह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी तक ये भरोसा नहीं हो रहा था कि फलक उसे उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा दे सकती है। पार्टी में म्यूजिक की आवाज़ से उसकी आवाज़ दब चुकी थी। आज उसका सब कुछ छीन चुका था। अभी तक एक उम्मीद थी दिल में, लेकिन आज वो आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। और जब आखिरी उम्मीद टूटती है तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है, जिसे शायद ही वापस जोड़ा जा सके। अभी रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाता है। तभी तालियां बजाता हुआ राठी उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है, आज मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है ना तुम्हें ऐसे देखकर, वो मैं बता नहीं सकता तुम्हें। सच ही कहा है किसी ने कि जो इंसान किसी के सामने नहीं झुकता, मोहब्बत उसे भी झुका देती है। अब देखो, इतने दिनों में तुम्हें तबाह करना चाहता था, मैं तुम्हारे बिजनेस को तबाह करना चाहता था, लेकिन तुम अपने काम में इतने परफेक्ट हो कि कभी कर ही नहीं पाया। और देखो, अगर बिजनेस में तबाह ना कर पाया तो क्या हुआ, मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी ही तबाह कर दी। तुम्हारे दर्द को देखकर मेरी इतने सालों की आग को अब ठंडक मिली है। अभी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। आखिर चाहते तुम मुझसे क्या हो, दुश्मनी तुम्हारी मुझसे, बिजनेस के लिए तुम इतना गिर सकते हो कि मेरी पर्सनल लाइफ को भी बर्बाद करने पर तुले हो। राठी हंसते हुए कहता है, तुम्हें रियली ये लगता है कि ये सब मैं बिजनेस दुश्मनी के लिए किया है, तो फिर तुम्हारे ऊपर तरस आता है। फिर वह चेहरे से हंसी के एक्सप्रेशन को हटाकर सीरियस भाव लाकर कहता है, सुगंधा राठी का नाम सुना है तुमने, जानते हो कि कौन है वो? अभी उसे देखते हुए गुस्से से कहता है, सुगंधा राठी तुम्हारी माँ है और वो एक मेंटल असाइलम में है, तो उसका मेरी बर्बादी से क्या लेना देना? मैंने क्या किया है ऐसा राठी? राठी तुम शायद इतना ही जानते हो कि वो मेरी माँ है, लेकिन ये नहीं जानते कि किसकी वजह से है। और पता भी है कैसा होगा, तुमने भी तो कभी खुद की माँ की खबर नहीं ली थी। जब वो तुम्हें छोड़कर गई थी तो पता कैसे होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। अभी गुस्से से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो राठी? यही कि मेरी माँ की जो हालत है उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ मिसेज नीला खुराना, ओह सॉरी, खुराना नहीं, मिसेज नीला राठी कहना होगा। आखिर तुम्हारे पापा को तो उन्होंने छोड़ दिया था ना, और मिस्टर दीवान राठी के साथ चली गई थी, वही हैं। अभी चौंक कर उसकी तरफ देखता है, क्योंकि अभी को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ जिस इंसान के साथ गई थी वो राठी का बाप था। उसने तो अपनी माँ से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए थे।
और ना ही उसकी कोई खबर थी। अभी हैरानी से समर राठी की तरफ देखता है और कहता है, इसका मतलब तुम मिस्टर दीवान राठी तुम्हारे पापा हैं और सुगंधा उनकी पहली वाइफ है। ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब मेरी माँ की वजह से नहीं? राठी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, सुगंधा मेरे बाप की पहली वाइफ है। बहुत खुश थी वो अपनी दुनिया में, अपने पति, बच्चों के साथ, हर वक्त बस उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनके लिए जीना, अपने पति से प्यार करना और घर पर रहकर बच्चों को संभालने के साथ साथ अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना, बस यहीं तक ही सीमित थी मेरी माँ की ज़िंदगी, जिससे वो बहुत खुश थी। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि तुम्हारी माँ नीला हमारी ज़िंदगी में नहीं आई थी। फ्लैशबैक। बच्चों, जल्दी से होमवर्क पूरा करो, देखो अभी पापा आते ही होंगे, फिर हम सभी डिनर पर चलेंगे। सुगंधा जी, समर जो कि 12 साल और श्रव्या जो 7 साल की है, खेल रहे थे, दोनों बच्चों से कहती है। समर अपनी माँ के पास आकर कहता है, मम्मा पापा कब आएंगे? श्रव्या, मम्मा भूख लगी है, पापा कब आएंगे? सुगंधा जी टाइम देखती हैं, आज तो काफ़ी लेट हो गए हैं, शायद ऑफिस में ज़्यादा काम होगा इसलिए लेट हो गए होंगे। सोचते हुए वो बच्चों से कहती है, बेटा पापा बस आते ही होंगे, तब तक दोनों अपना होमवर्क करो, फिर हम डिनर करने चलेंगे। थोड़ी देर बाद दीवान घर आता है और आते ही सीधे अपने कमरे में चला जाता है। मम्मा मम्मा पापा आ गए, अब हम डिनर करने जाएंगे, कहते हुए दोनों बच्चे उछलने लगते हैं। सुगंधा जी कमरे में जाकर दीवान से कहती है, आप तैयार हो जाइए, फिर डिनर करने जाना है। आपको याद तो है ना, आपने कहा था कि आज हम लोग, प्लीज़, आज मैं बहुत थक गया हूँ और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, फिर कभी चलते हैं, तुम बच्चों को समझा देना, कहते हुए दीवान बेड पर पसर गया। सुगंधा ने जैसे ही सुना कि उनकी परेशानी, तबीयत ठीक नहीं है, वो परेशानी और फिक्र से कहती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मुझे पहले ही फ़ोन कर देना चाहिए था, मैं आपके लिए हल्का खाना बना देती और दूध भी गर्म कर देती। चलिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ, फिर आप दवाई लेकर आराम करना। बच्चों का क्या है, आप चिंता मत करिए, उन्हें मैं समझा दूँगी। हम लोग फिर कभी चलेंगे डिनर के लिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। कहते हुए वह कमरे से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर बच्चों के लिए खाना लगाकर सुगंधा जी अपने पति के लिए खाना लेकर रूम में गई तो देखा कि दीवान वॉशरूम में था। खाना टेबल पर रखकर वो वहीं बैठ गई। तभी दीवान का फ़ोन बजा। बार बार बजने के कारण उसने ही फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से, हेलो सर, मैं सेंट लोटस होटल से बोल रहा हूँ। आज आप डिनर के लिए आए थे, तब एक फ़ाइल यहाँ पर भूल गए थे। कुछ देर सोचने के बाद सुगंधा जी कहती हैं, जी, आप उसे दीवांश कंस्ट्रक्शन के ऑफिस पहुँचा दीजिए। फ़ोन रखते हुए वो सोचती है, शायद किसी मीटिंग के लिए गए होंगे तभी डिनर करके आए होंगे। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ। अपने आप को समझाते हुए वह उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगती है। वॉशरूम से बाहर आकर दीवान खाने को देखकर कहता है, तुम ये खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो अभी मैं आराम करना चाहता हूँ, कहते हुए वो बेड पर लेट जाता है। सुगंधा जी बिना कोई सवाल किए उन्हें आराम करने के लिए रूम में छोड़कर बच्चों के पास चली जाती है। मम्मा, मुझे नहीं खाना ये खाना, आपने तो कहा था कि हम लोग बाहर खाना खाएंगे। श्रव्या जिद नहीं करते हुए खाने में ना नुकुर कर रही थी। सुगंधा जी उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर नहीं गए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। अब खाना खा लो, नहीं तो मम्मा भी खाना नहीं खाएगी। समर अपनी बहन को समझाते हुए कहता है, आज तो बहुत अच्छा खाना है, सच्ची होटल से भी अच्छा, देख तो जरा खाकर। समर उम्र में अपनी बहन से बड़ा था और समझदार भी, इसीलिए जो परेशानी उसने मम्मा के चेहरे पर देख ली थी वो शायद उसकी छोटी बहन नहीं देख पाई थी। इसीलिए वह खाना ना खाकर अपनी मम्मा को और परेशान नहीं करना चाहता था। दोनों बच्चों को सुलाकर सुगंधा जी अपने कमरे में गई तो दीवान सोए हुए थे। साइड में लेटते हुए वह सोचती है, पहले तो कभी इनकी मीटिंग्स होती थी तो ये मुझे बता देते थे, या फिर कभी लेट होते थे
तो ज़रूर बताते थे, लेकिन आज थोड़ा अलग सा बर्ताव भी कर रहे थे। फिर वह उसके सर पर हाथ फेरते हुए सोचती है, नहीं शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। आजकल काम ज़्यादा होता होगा ऑफिस में, इसीलिए ज़्यादा टेंशन के कारण थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। नहीं तो मुझसे तो ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उस दिन तो शायद सुगंधा जी अपने आप को समझाकर अपने पति के प्यार की खातिर उस बात को सीरियस नहीं लेती हैं। लेकिन अगले दिन से दीवान के बिहेव में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। ना ही अब वह पहले की तरह उससे बात करता था और रात को भी लेट आता था। फिर रात को थकान और तबीयत का बहाना बनाकर उससे दूर ही रहता। सब कुछ जानते हुए भी सुगंधा जी शायद इसलिए उनसे कोई सवाल नहीं करती थी कि कहीं उनकी वजह से उसकी फैमिली, उसका घर ना उजड़ जाए। वैसे भी उसका पति तो सबसे ज़्यादा उसे ही प्यार करता है। वो काम की वजह से परेशान होगा बस। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात को दोनों बच्चे खाना खाकर सो चुके थे। सुगंधा जी ने अभी तक खाना नहीं खाया था क्योंकि दीवान अभी तक आए नहीं थे। तभी दीवान लाठी घर आता है। सुगंधा जी खुश होते हुए उसके पास जाती हैं। आप जल्दी से फ्रेश होकर आओ, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। वो इस उम्मीद से कहती है कि शायद इतने दिनों से उन दोनों के बीच जो दूरी बढ़ गई है, साथ बैठकर बात करने से, साथ वक्त बिताने से वो दूरी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन दीवान को तो शायद उससे मतलब ही नहीं था। मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर ही खाना खा लिया था, तुम खा लेना, कहते हुए वो रूम की तरफ बढ़ गया। और हाँ, वो मुझे आज देर रात तक ऑफिस वर्क करना है, सो तुम परेशान ना हो, इसीलिए तुम आज बच्चों के पास ही सो जाना, कहते हुए वह रूम में चला गया और रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। आज शायद पहली बार सुगंधा जी को अपने पति खुद से दूर होते नजर आ रहे थे। कितनी ही बार ऐसा हुआ था जब दीवान देर रात तक ऑफिस वर्क करता था और वो भी बिना कोई शिकायत किए बस उसके साथ को पाकर ही खुशी से सो जाती थी। लेकिन आज उसे उसके ही रूम से ये कहकर बाहर कर दिया गया था कि उसे कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बच्चों के पास सो जाए। उसकी आंखें नम हो गईं। अब उसकी भूख उसके पति के उसके प्रति बदले रवैये और बोल से शांत हो गई थी। वह बिना खाना खाए बच्चों के पास जाकर लेट जाती है। लेटे हुए वह सोचती है, शायद मैं उन्हें खुश नहीं रख पा रही। मेरे प्यार में ज़रूर कोई कमी रह गई जो आजकल वो मुझसे दूर दूर रहते हैं और अपने मन की बातें भी मुझसे नहीं करते। मैं कल ही उनसे बात करूँगी। अब से मैं उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखूँगी। अगले दिन फिर से दीवान बिना कोई बात किए ऑफिस चला गया। शाम को आज वह जल्दी ही आ गया। उसे इतनी जल्दी घर के गेट पर देखकर सुगंधा बहुत खुश हुई थी कि आज शायद वो अपना थोड़ा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं। वो खुश होते हुए कहती है, आप आ गए आज इतनी जल्दी, लगता है आप आज बच्चों को डिनर पर ले जाने वाले हैं। कहते हुए वो बच्चों से कहती है, जाओ बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा आज तुम लोगों को डिनर के लिए बाहर ले जाएंगे। दोनों बच्चे खुश होते हुए रूम में तैयार होने चले जाते हैं। सुगंधा जी दीवान से कहती है, आप भी तैयार हो जाइए और मैं भी अभी तैयार होकर आती हूँ। आज कितने दिनों के बाद हम लोग साथ में खाना खाएंगे। दीवान चेहरे पर बिना कोई भाव के कहता है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, तो तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। दीवान नीला तभी बाहर से एक औरत दीवान के पास आकर खड़ी हो जाती है। सुगंधा जी किसी औरत को अपने पति के साथ देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती हैं, लेकिन उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वो कभी उसके अलावा किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं। दीवान शांत लहजे में कहता है, ये नीला है, मैं और नीला एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैंने वकील से बात कर ली है, कल तक तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। सुगंधा पर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये उसके साथ क्या हो गया। वह दीवान के पास जाकर सदमे से कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? आप आप ज़रूर कोई मजाक कर रहे हैं ना? मुझे परेशान करने के लिए कह रहे हैं ना? बताइए ना। दीवान गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझी, सच है
ये कि मैं और नीला एक दूसरे को चाहते हैं और आज से नीला और मैं साथ ही रहेंगे। तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे, तुम्हें हर महीने में पैसे भेजता रहूँगा और इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। मैं और नीला दूसरे घर में रहेंगे, तुम बच्चों के साथ यहाँ रह सकती हो। अपने पापा को के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे भी कमरे से बाहर आ चुके थे और एक कोने में खड़े चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। सुगंधा रोते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप आप तो मुझसे प्यार करते हैं। आप सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। आप बस एक बार कह दो कि आप ये सब मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद।